हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। हमने पढ़ रहे थे कि केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो क्लास 11 उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये है मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आगे। और हम पहले आज पढ़ेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। और बहुत सारे बच्चों को मोल में डाउट होते हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है, ये जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका मम्मी आपको बोले कि बेटा जाओ या बेटी जाओ बाजार से 1 डजन केला लो, तो आप कितना केला लेके आएंगे? 12 केला ही लेके आएंगे ना। तो एक डजन एक डजन क्या डिनोट करता है? 12 नंबर को डिनोट करता है। वैसे ही मोल एक क्वांटिटी है जो एक नंबर को, एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करते हैं। तो हमको मन में प्रश्न आया होगा, ये उसको जरूरत क्यों पड़ा, हमने उसको तैयार क्यों किया? इसको तैयार करना पड़ा क्योंकि केमिस्ट्री में हम जब डील करते हैं तो हमको एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब में डील करना पड़ता है। तो इसमें डील करने के लिए, क्योंकि एक अगर छोटा सा भी वाटर का मतलब 18 ग्राम वाटर ले लूँ ना, तो उसमें लाख सब मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो उसको काउंट करने के लिए जो दिक्कत आता है, तो इसलिए हमको अ, कितना मॉलिक्यूल है, मतलब उसको जानने के लिए हम मोल का तैयार किया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं मोल क्या है। और उसमें अ, आगे आगे देखिए ये मोल क्या होता है। एक 1 mole is the amount of substance that contains as many as particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of कार्बन C12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 12 ग्राम हम कार्बन का C12 आइसोटोप ले जाए, उसमें जितना आइटम्स प्रेजेंट होता है उसको एक हम मोल करते हैं। उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आ, ये, मगर वो कैलकुलेशन जानने की आपको जरूरत नहीं है इतना। आप सिर्फ एक छोटा सा क्वांटिटी को याद कर सकते हैं कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल होता है 1 मोल होता है इतना 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखें ये पावर है। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 या 22022 इंटू 10⁻23। तो उसका फायदा हुआ क्या? हम जो तैयार किए मोल, उसका फायदा क्या मिला ना? फायदा हमको ये मिला कि हम एक मतलब एक झटके में, मतलब इतना लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी लेकर, इतना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक क्वांटिटी लेकर हम डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे थोड़ा। और एक बात है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोल मोल में जितना, 1 मोल में जितना सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप बोलेंगे कि 1 मोल हमको शक्कर दो, शुगर, तो आप कितना हमको शुगर देंगे, शुगर का आइटम्स देंगे? 1 मोल शुगर का आइटम्स तो आप देंगे मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स शुगर का। इसी तरह से अगर आपको नमक का बोलेंगे, वो भी आपको नमक का ही इतने आइटम्स दोगे, आप ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये नेचर का ऊपर नहीं डिपेंड करता है। आप शक्कर ले, आप चीनी ले, और कोई भी सब्सटेंस ले, ये सब्सटेंस का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। मतलब 2 मोल अगर बोलेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है कि 1 मोल का, अगर 1 मोल को हम मास में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब
अगर आपको हम बोलेंगे कि 1 मोल मुझे वाटर दो, तो आप बोलेंगे सर ले जाइए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो उसको अगर मैं नापूंगा वो कितना होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ ही, उसका वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है जितना है ना, उसके साथ ही समान होगा, मतलब इक्वल होगा। तो कितना होगा वो, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 है, आप सबको पता है। ये 2 है, ये 16 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो मिलाकर 18 हुआ। तो इस तरह से अगर बोलेंगे कि सर NaOH 1 मोल NaOH का अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो आप सब जानते हैं सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का कितने हैं 16 है, और इसका 1 है, तो 40 हो जाएगा। तो 40 ग्राम अगर हम NaOH ले लें, वो एक कितना मोल कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसी से एक फार्मूला भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक फार्मूला क्या बना सकते हैं, उसको थोड़ा वाइप आउट करते हैं। हम एक फार्मूला भी बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं कि, एक मिनट, 1, तो मोल इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल निकालो तो हमको क्या करना होगा, उसका जितना मास दिया होगा उस मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे। उस मास से क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम आप ले सकते हैं कि मैं अगर आपको बोला कि आप मुझे बताइए कि 18 ग्राम, आप क्या बताएंगे कि 18 ग्राम में आपको वाटर देगा, वो कितना मोल है। तो आप फटाक से बोलेंगे कि सर मास आपने दिया 18 और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर का 18, तो मुझे 1 मोल दिया। इसी तरह से अगर 36 ग्राम देंगे तो आप फटाक से डिवाइड करके बता देंगे वो आप 2 मोल देंगे, 2 मोल दिए सर। इसी तरह से अगर हमने बोले कि 80 ग्राम NaOH दिए सर, आप कितना दिए 18 ग्राम, 80 ग्राम NaOH, वो कितना हुआ, 80 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 40। अभी अभी आपको बताया ये 40 होता है उसका मोलिकुलर मास, तो डिवाइड करने से 2 मोल निकला। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। किसी किसी जगह पे आपको दे सकता है, आपको मतलब मोल दिया होगा, मोलिकुलर मास दिया होगा, आपको मास निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो फार्मूला है ना, ये इसी फार्मूला से सारे चीज निकल सकती है। मतलब मोल और मास, मोल मास और मोलिकुलर मास, इसी से आपको चेंज चांज करके वो दे सकती है कहीं पे प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, उसको वाइप आउट करते हैं फटाफट और आगे चलते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी करना है आपको, एक दो प्रॉब्लम कराऊंगा आज। चलिए अगर हम आगे चलेंगे अभी, और देखिए एक प्रॉब्लम है कि in 3 moles of ethane calculate the number of moles of carbon atom and number of carbon atom। आपको दो चीजें ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो चीजें लिखा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम भी आपको निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलिए फटाफट। एक्चुअली आपको जब पढ़ रहे हैं तो एक साथ आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं जो प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ आपको पहले खुद से करना है और उसके बाद मैं सोल्यूशन दे दूंगा, उसको सोल्यूशन को चेक करना है मैं आप कहाँ पर गलती करें। इसी मतलब इसी वे पे अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी होगा, केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखिए मैं कैसे उसका सोल्यूशन किया हूँ। देखिए पहले बात कि मैंने क्या किया कि आपको सब पता है मीथेन का फार्मूला क्या है, आपको सीधे मीथेन का फार्मूला जानना हो।
मीथेन का फॉर्मूला होता है, सॉरी मैं इथेन का फॉर्मूला लिख दिया। मीथेन का फॉर्मूला आता है CH3, ये सॉरी CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो आपको मीथेन में कैलकुलेशन करना होगा। चलिए उसको, ये मीथेन नहीं है, उसको इथेन लिख लेते हैं और आपको आसानी हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ ना, वो इथेन के बेसिस पे कर दिया हूँ। और इसको आप मान लीजिए कि ये इथेन ही है, ये नहीं है, ये इथेन। चलिए मीथेन इथेन अकेले बात है, मीथेन भी लेकर बाद में कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये मीथेन है, सॉरी ये इथेन है। तो इथेन में उसका मॉलिक्यूल, इथेन में आप कितना कार्बन मॉलिक्यूल पाएंगे आपको पता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। इसमें दो, अगर एक इथेन का मॉलिक्यूल लूंगा मैं, तो उसमें दो कार्बन का मॉलिक्यूल आपको निकले, दो कार्बन का मॉलिक्यूल आप कार्बन आटम निकलेगा। तो 1 मोल का मतलब आप समझ गए कि 6.023 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन में तो कितना कार्बन आटम होगा, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 23 ये होगा ना। तो ये ये एग्जैक्टली क्या हुआ, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आटम ही हो गया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आटम ही हो गया। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपको निकालना है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में क्या है, फटाक से आप निकल जाएगा कि 2 इंटू 3, क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 मोल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं। तो 3 मोल्स में होगा 2 इंटू 3, मतलब 6 मोल ऑफ कार्बन आइटम्स होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना होगा कि 6 मोल कार्बन आइटम्स है। आप फटाक से बता देंगे कि 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत आसान है। उसके बाद चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम निकालते हैं कि कितना होगा। वैसे ही एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में हाइड्रोजन एटम जो होता है कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो 1 मोल में कितना होगा, 6 इंटू इतना होगा, मतलब 6 मोल ऑफ एटम्स होगा। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितना होगा, 3 इंटू 6 इतना 18 मोल्स ऑफ एटम्स होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा, तो 18 इंटू 6.023 इंटू 23 मोल। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक का प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एनसीईआरटी का सारा चीज मैं पढ़ा लेता हूँ, तो आपका उसका प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वहीं से उठा प्रॉब्लम को उठाकर आपको कर दे रहा हूँ। इसी हिसाब से आप एनसीईआरटी करिए और प्रीवियस ईयर एंट्रेंस का क्वेश्चन लाकर भी करिए। और कुछ डाउट हो हमारा मेल पे आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अभी आपको पढ़ना है कि और एक चीजें प्रीवियस स्लाइड में रह गया था, उसको पढ़ना है। उसको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, क्या है वो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। तो आपको छोटा सा पता होगा, मैं भी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बोला हूँ कि अगर आपको कोई 100 ग्राम, आपको कोई 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें आपको पता करना है कि कितना कार्बन का परसेंटेज है। तो कितना कार्बन का परसेंटेज है, और 100 ग्राम छोड़ दीजिए, सिंपल आपको कोई कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया कि आपको पता करना है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन का उसमें एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो और इसको मल्टीप्लाई कर देना है
100 में, तो परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे ही हम और सारे सब्सटेंस का परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही आप निकाल सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है 32 उसका मॉलिक्यूलर मास। और मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर मॉलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि ये O2 फॉर्म है। उसके बाद 44 इंटू 100 आपको निकल जाएगा। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इक्वल्स टू द मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन करना है, उसका मास को आपको उसका मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है, उसके 100 मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसका परसेंटेज कंपोजिशन पता चल जाए। इस परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पे हम आगे जाकर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, इसको वाइप आउट कर लेते हैं फटाफट और आगे जाकर चलिए। हाँ देखिए, उस प्रॉब्लम को करने से पहले और एक बात जानना होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता है, मॉलिक्यूलर मास बताया था मैंने, फार्मूला मास बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, सारे डिस्कस किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और अभी आपको जानना होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the various elements present in a compound and it is related to molecular mass by a simple whole number। very important thing, मतलब आपको अभी इसमें समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला बोले, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर उसका मोलिकुलर मास आप निकालेंगे तो 180 होगा, निकाल सकते हैं आप, मेरा याद है इसलिए लिख दिए। और आप अभी देखेंगे कि मैं अभी ग्लूकोज में अगर सारे जो कार्बन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, सारे को अगर 6 पे डिवाइड कर देता हूँ ना, तो ये निकलेगा कितना 6/6, ये 1 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। और ये, और इसी से आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो फार्मूला और इस फार्मूला में डिफरेंस है कि ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है, मगर ये सिंप्लीफाइड नहीं। और ये एग्जैक्ट उस मॉलिक्यूल में कितना एटम है वो आपको दर्शा रहा है, मगर ये आपको दर्शा नहीं रहा है, वो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अगर उसका हम आप मतलब ये जो फार्मूला निकलता है ना, उस फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है कि एग्जैक्ट वो डिनोट करता है कि कितना एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है। तो उसका अगर मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे, तो अभी इसका अगर मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, आराम से बता सकते हैं कि इसमें 30 होगा। देखिए, अगर मैं 180 से 30 को डिवाइड करता हूँ तो कितना निकलता है 6 निकलता है। देखिए, मैं यहाँ पर 6 ही डिवाइड किया था, वो 6 ही निकला, तो ये 6 एक फैक्टर है। तो ये फॉर्मूला आप जान सकते हैं कि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर डिवाइड करते हैं सिंपल फैक्टर से, मतलब वो फैक्टर का नाम n लिखते होता, तो आपको एक फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला देगा। क्या देगा एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत आसान है, आप सब समझ गए। इस बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम करेंगे, देखते हैं आगे जाकर, इसको वाइप आउट कर लेते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, आपका बुक का एग्जाम्पल का प्रॉब्लम मैंने उठाया हूँ एनसीईआरटी का। सारे जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बुक है। और आगे जाकर आपको एनसीईआरटी में
ज़्यादा समझ जब आ जाएगी तो आगे आप दूसरा रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हुआ है, कितना है 98.96। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन करना है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं कि बहुत आसान तरीका है। देखिए आपका बुक में उसको एक पॉइंट पॉइंट करके लिखा है, तो मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। देखो मैं पहले लिया हूँ एलिमेंट, पहले क्या लिया हूँ एलिमेंट, पहले कॉलम में टेबुलर फॉर्मूला ले लिया, उसमें लिख दिया हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, हम इतना ही तो एलिमेंट हमको दिया है, और उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख दिया। हाइड्रोजन 4.07% है और कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%। और अगर हमने सोच लिया कि वो कंपाउंड एक 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, ये इतना ग्राम होगा, ये इतना ग्राम होगा और ये भी उतना ग्राम होगा। तो अगर हम मोल्स में उसको कन्वर्ट करें, आपको बताया था मैंने मोल्स क्या होता है, मोल्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये है। तो इसमें हमको मास दिया है और उसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 है, तो ये 4.007 था वो अनचेंज्ड रहा। ये कार्बन का 12 में डिवाइड कर दिया, इतना हुआ, और क्लोरीन का आप जानते हैं 35.5, ये इतना हो गया। तो उसका सेकंड स्टेप है, उसका जो उसके बाद का स्टेप है, हम क्या करेंगे उसको एक सिंपल रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखिए हम उसको उसको देख कर ही डिवाइड करेंगे कि इसमें सिंपल रेशियो क्या होता है। देखिए सिंपल रेशियो 2 ही होगा, क्यों, और उसको हम यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, ये 2 के आसपास ही होगा, ये 1 होगा और ये 1। तो इसी से जो एक सिंपलेस्ट होल नंबर उनको जो मिला, जो पॉइंट में आया उसको छोड़ दीजिए, मगर जितना होल नंबर आता है उस होल नंबर से हम एम्पिरिकल फार्मूला क्रिएट करेंगे। क्योंकि आपको पहले वो बताया गया था कि एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स करता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर को डिनोट करता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इस होल नंबर से ही हम निकाल सकते हैं। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा, देखिए आप लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन कितना हुआ 1, तो उसमें छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना हुआ 2 और क्लोरीन कितना हुआ, इतना ही हुआ ना। तो ये जो आपको मिला ये एम्पिरिकल फार्मूला मिला। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला मास से अगर आपको एक फैक्टर मिले, तो इसका मास फटाफट हम निकाल लेते हैं कितना है, ये 12 है, ये 2 है, ये 35.5 है। तो आपको मिला लेंगे, तो मिलाने से एक फैक्टर निकलेगा, ये फैक्टर 2 के आसपास आएगा अगर निकालेंगे। मैं कैलकुलेशन कर दिया हूँ, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ उसको वाइप आउट करने के बाद। देखिए देखिए आपको मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ, देख सकते हैं। तो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको 49.5 हुआ, और 49.5 होने के बाद ये थोड़ा नीचे चला गया है मेरे स्क्रीन से, तो ये फैक्टर कितना निकला 98.96। इसका मॉलिक्यूलर मास जो गिवन हुआ है डिवाइडेड बाय 49.5, ये फैक्टर निकल गया हमको 2। इस फैक्टर को हमको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको जो फार्मूला में लिखा था इसमें कार्बन क्लोरीन और H2 में, तो ये हो जाएगा C2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C2 और H4 एंड Cl2, और ये है एग्जैक्ट आंसर। आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करके देखिए, ये इतना ही आ जाएगा। तो ये था हमारा
कि परसेंटेज ऑफ जो परसेंटेज होता है एक कंपाउंड का आपको परसेंटेज गिवन हुआ है, आप उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो फिर हम आगे देखेंगे, आगे जाएंगे कि ये क्या होता है। और चलिए आज के लिए इतना ही। और थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टू अस। एंड मेरा हमारा चैनल को आप अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।